तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में 21 दिसंबर की तीसरी पाली में क्या-क्या सवाल पूछे गए। इस पूरे पेपर का एक फटाफट विश्लेषण करते हैं। तो असल में पेपर में पूछा क्या गया, चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं कि उम्मीदवारों को किन सवालों का सामना करना पड़ा और इन सवालों से हम क्या सीख सकते हैं। तो हमने इस पूरे पेपर को कुछ हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे अवार्ड्स और स्पोर्ट्स, फिर इकोनॉमी, उसके बाद साइंस के तीनों हिस्से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आखिर में सबसे जरूरी बात, इस पेपर से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सेक्शन की जो हमेशा स्कोरिंग रहता है, अवार्ड्स और स्पोर्ट्स। देखते हैं 2025 से क्या क्या पूछा गया। ये सवाल देखिए सीधे सीधे स्पोर्ट्स और नेशनल अवार्ड्स को जोड़ता है। पूछा गया कि 2025 में किस भारतीय हॉकी लेजेंड को एक बड़ा नागरिक सम्मान मिला, और इसका सही जवाब था PR श्रीजेश, जिन्हें मिला पद्म भूषण। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ नाम याद रखना काफी नहीं है, कौन सा अवार्ड मिला ये भी पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब क्रिकेट की बात करें तो यहाँ भी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आया। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर कौन बनी, और इसका जवाब है सना मीर। देखिए ये सवाल फिर से उसी पैटर्न को दिखाता है। जब भी करंट अफेयर्स में कुछ पहली बार होता है ना, वो परीक्षा के लिए हॉट टॉपिक बन जाता है। इस पर हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब स्पोर्ट्स से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश की इकोनॉमी और नेशनल अफेयर्स से जुड़े कैसे सवाल पूछे गए। इकोनॉमी से ये देखिए एक बिल्कुल सीधा सा सवाल RBI की रिपोर्ट से पूछा गया कि अगस्त 2025 की मीटिंग के हिसाब से 2025-26 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान क्या था। जवाब था 6.5%। मतलब साफ है, जो भी बड़े आर्थिक आंकड़े हैं उन्हें पॉइंट टू पॉइंट याद रखना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये देखिए एक सवाल जो हर भारतीय के दिल के करीब है, चंद्रयान 5 मिशन। सवाल ये था कि इस मिशन में इसरो के साथ कौन सा दूसरा देश काम कर रहा है, और सही जवाब है जापान की स्पेस एजेंसी JAXA। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत के जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स हैं उन पर भी पैनी नजर रखनी होगी। चलिए अब आते हैं जनरल साइंस पर। शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स के सवाल ना ज्यादातर बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनके एप्लीकेशन पर ही थे। जैसे कि ये सवाल बिल्कुल बेसिक पूछा गया कि फिजिक्स में वर्क यानी कार्य को कैलकुलेट करने का सही फॉर्मूला क्या है, और इसका जवाब तो हम सब जानते हैं, वर्क इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सवाल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बेसिक्स मतलब बिल्कुल बेसिक्स मजबूत होने ही चाहिए। फिजिक्स से एक और फंडामेंटल सवाल ध्वनि की गति यानी स्पीड ऑफ साउंड को लेकर पूछा गया कि अलग अलग मीडियम में इसका सही क्रम क्या है, सबसे तेज से सबसे धीमे तक। तो सही क्रम है सबसे तेज सॉलिड में, फिर लिक्विड में और सबसे धीरे गैस में। सीधी सी बात है, जहां पार्टिकल्स जितने पास पास होंगे साउंड उतनी ही तेजी से दौड़ेगा। फिजिक्स के बाद अब बारी है केमिस्ट्री की। देखते हैं कि केमिस्ट्री से जुड़े सवाल कैसे थे। केमिस्ट्री में ये सवाल मेटलर्जी से था। पूछा गया कि किसी भी अयस्क यानी और से शुद्ध धातु निकालने के 3 मुख्य स्टेप्स क्या होते हैं, और इसका सही क्रम है पहला कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा एक्सट्रैक्शन और तीसरा रिफाइनिंग। ये प्रोसेस का सीक्वेंस है और इसे ऐसे ही याद रखना होता है। और अब आते हैं साइंस के आखिरी हिस्से यानी बायोलॉजी पर। यहाँ पर करंट अफेयर्स और बेसिक बायोलॉजी का एक अच्छा खासा मिक्स देखने को मिला। ये सवाल देखिए कितना बढ़िया, ये करंट अफेयर्स भी है और एनवायरमेंटल साइंस भी। सवाल था कि भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई, और जवाब है मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क। बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट है, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि देश में चल रहे जो बड़े कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी खबर रखना कितना जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस पेपर को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। हाल के करंट अफेयर्स, साइंस के बेसिक फॉर्मूले और सीधे सीधे फैक्ट्स पर बहुत जोर था। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि पेपर कैसा था, असली सवाल ये है कि इस एनालिसिस के बाद अब तैयारी की रणनीति में क्या बदलाव आने वाला। स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे सामने जो जानकारी है वो 2025 में हुई कुछ बहुत ही दिलचस्प और अलग-अलग घटनाओं का एक बंडल है। हाँ, मतलब ये किसी करंट अफेयर्स के विश्लेषण से लिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ सवाल जवाब नहीं करने वाले। बिल्कुल नहीं,
इसे ऐसा समझिए कि हमारे पास एक पहेली के बहुत सारे टुकड़े हैं। एक टुकड़ा पद्म पुरस्कार का है तो दूसरा आरबीआई के रेपो रेट का। एक टुकड़ा चांद पर जाने वाले मिशन का तो दूसरा खो-खो के वर्ल्ड कप का। ये सब मतलब पहली नजर में जुड़े हुए नहीं लगते। सही कहा। और हमारा काम आज यही है, इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर देखना कि 2025 की बड़ी तस्वीर कैसी दिखती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन लम्हों से जब देश के नायकों को सम्मानित किया गया। 2025 में भारतीय हॉकी की दीवार कहे जाने वाले गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश को पी.आर. श्रीजेश, हाँ, उन्हें एक बहुत बड़ा नागरिक सम्मान मिला, पद्म भूषण। पद्म भूषण, बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, और ये बात इसलिए खास है क्योंकि वो ये सम्मान पाने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय हॉकी खिलाड़ी बने। उनसे पहले ये सम्मान 1956 में, सोचिए, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को मिला था। लगभग 70 साल का फासला। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हॉकी को जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो अब फिर से मिल रही है। और ये सिर्फ श्रीजेश तक ही सीमित नहीं था, है ना? एक और बड़े हॉकी खिलाड़ी का नाम भी है। हाँ, कप्तान हरमनप्रीत सिंह। उन्हें 2025 में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। तो एक ही साल में दो बड़े हॉकी खिलाड़ियों को देश के सर्वोच्च सम्मान मिलना, ये भारतीय हॉकी के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। सही बात है। ये सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं बल्कि पूरे खेल का सम्मान है। और देखिए, 2025 में सिर्फ खेल के मैदान के दिग्गजों को ही नहीं सराहा गया, सिनेमा की दुनिया में भी एक बहुत बड़े नाम को उनका हक मिला। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल। हाँ, मोहनलाल। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला, जो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है। और दिलचस्प बात यह है कि ये अवार्ड था तो 2023 के लिए। अच्छा। लेकिन उन्हें 23 सितंबर 2025 को 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिला। ये सिर्फ मोहनलाल का सम्मान नहीं है, ये इस बात पर भी मुहर है कि मलयालम सिनेमा आज देश का शायद सबसे दमदार सिनेमा बन चुका है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो ये तो हुई सम्मान और गौरव की बात, लेकिन किसी भी देश का मूड उसकी आर्थिक सेहत से भी जुड़ा होता है। तो 2025 में देश का आर्थिक मिजाज कैसा था? आरबीआई के जीडीपी अनुमानों में कुछ उतार चढ़ाव दिख रहा है। हाँ, और वो उतार चढ़ाव एक कहानी कहता है। आप देखिए, अगस्त 2025 में आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बनाए रखा था, मतलब एक तरह की स्थिरता थी। हाँ। लेकिन फिर अक्टूबर में इसे बढ़ाकर 6.5% और दिसंबर आते आते 7.5% कर दिया गया। ये दिखाता है कि साल के अंत तक अर्थव्यवस्था को लेकर उम्मीदें बढ़ रही थी। मतलब इकोनॉमी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। बिल्कुल। अच्छा, जीडीपी के आंकड़े तो ऊपर नीचे हो रहे थे, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो रेपो रेट तय करता है, उसमें क्या हलचल थी? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर आरबीआई की रणनीति समझ आती है। जून और अक्टूबर दोनों में रेपो दर 5.5% पर स्थिर रही। हाँ, और ये स्थिरता इसलिए अहम है क्योंकि साल की शुरुआत में फरवरी में ये 6.25% और अप्रैल में 6.00% थी। ओ, तो पहले घटाई गई थी। एग्जैक्टली। मतलब आरबीआई ने पहले दरें घटाकर बाजार में पैसा बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन साल के मध्य तक उन्हें लगा कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, तो 5.50% पर दर को रोके रखने का मतलब था कि अब और छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। एक तरह का वेट एंड वॉच वाला दौर था। सही पकड़ा। अब महंगाई पर नजर रखने का समय था। समझ गया, मतलब एक सधा हुआ कदम। मुझे ये बहुत हमेशा हैरान करती है कि एक तरफ हम जमीन पर अर्थव्यवस्था के इन बारीक आंकड़ों की बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमारी नजरें चांद पर होते हैं। चंद्रयान। हाँ, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद 2025 में चंद्रयान 5 को भी हरी झंडी मिल गई। और ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी छलांग है। इस बार भारत अकेला नहीं है। हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी भी है। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा, ये दोनों मिलकर इस पर काम कर रही हैं। इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPUX कहा जा रहा है। LPUX मतलब लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। बिल्कुल। ये साझेदारी दिलचस्प है। काम का बंटवारा कैसे हो रहा है? काम का बंटवारा इसकी सबसे खास बात है। जापान लॉन्च के लिए शक्तिशाली रॉकेट और चांद की सतह पर चलने वाला रोवर देगा। वहीं भारत, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, लैंडर सिस्टम विकसित करेगा। लैंडर सिस्टम? वाह। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद दुनिया ने माना है कि भारत को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में महारत हासिल हो गई है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है?
दक्षिणी ध्रुव पर उस पानी की खोज करना जिसके संकेत हमें पहले मिले थे। ये मिशन पता लगाएगा कि वहाँ कितना पानी है, किस रूप में है और क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कमाल है। और ये सोचना भी कितना अजीब है कि हम चांद पर पानी खोज रहे हैं और ये सारी खोज उन बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर टिकी है जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं ना। हाँ बिल्कुल, स्रोतों में कुछ ऐसे ही बुनियादी सवालों का भी जिक्र है। जैसे एक सवाल था कि किस ब्रिटिश रसायनज्ञ ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं? जॉन डाल्टन। हाँ, जॉन डाल्टन। लेकिन उनसे भी पहले 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने तत्व या एलिमेंट शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये विज्ञान की एक पूरी यात्रा है, बॉयल के तत्व से डाल्टन के परमाणु तक, और अब हम उन्हीं तत्वों को चांद पर खोज रहे हैं। इसी तरह भौतिकी के कुछ सूत्र भी थे, जैसे कार्य यानी वर्क का सूत्र। हाँ, W = F/S, बल गुणा विस्थापन। सुनने में बहुत बेसिक लगता है। तो उन्हें ठीक यही गणना करनी है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो कि बल है, उसके हिसाब से लैंडर को कितनी दूर मतलब विस्थापन तक सुरक्षित उतारना है ताकि वो क्रैश ना हो। बिल्कुल। इसी तरह एक और सवाल था कि अगर m द्रव्यमान पर F बल लगता है तो 4m द्रव्यमान पर कितना लगेगा? जवाब है 4F। ये सीधा न्यूटन का नियम है जो बताता है कि एल्यूपेक्स का लैंडर जितना भारी होगा उसे उतारने के लिए उतना ही ज्यादा थ्रस्ट लगेगा। वाह, ये तो सच में डॉट्स कनेक्ट करने जैसा है। चलिए अब जरा वापस धरती पर आते हैं और खेल के मैदान का रुख करते हैं। 2025 में यहाँ भी इतिहास रचा जा रहा था। पाकिस्तान की पहली महिला क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में जगह मिली। हाँ, सना मीर। ये एक बहुत बड़ी घटना है। सना मीर पाकिस्तान में महिला क्रिकेट की पायनियर रही हैं। उनका हॉल ऑफ फेम में शामिल होना सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में महिला क्रिकेट के लिए एक बड़ा सम्मान है। और खास बात यह है कि इसी साल भारत के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को भी यह सम्मान मिला। हाँ, वो ये सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय बने। तो एक ही साल में एक तरफ एक महिला ट्रेल ब्लेजर और दूसरी तरफ एक आधुनिक युग का दिग्गज, दोनों को क्रिकेट के इतिहास में अमर कर दिया गया। क्रिकेट तो हमेशा ही सुर्खियों में रहता है, लेकिन 2025 में एक ऐसे खेल ने दुनिया का ध्यान खींचा जो भारत की मिट्टी से जुड़ा है। खो-खो का पहला विश्व कप। हाँ, ये पल तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पहला खो-खो विश्व कप, और वो भी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। ये उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ा पल था जिन्होंने बचपन में ये खेल गलियों में खेला। और सबसे गर्व की बात ये रही कि भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने फाइनल में नेपाल को हराकर खिताब अपने नाम किया। ये पारंपरिक खेलों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन था। बिल्कुल। और एक ग्लोबल स्टेज पर चमकने की बात सिर्फ भारतीय खेलों तक ही सीमित नहीं थी। बैडमिंटन में भी एक नया सितारा उभरा। हाँ, थाईलैंड के कुनलावुत वितिदर्शन जून 2025 में वो BWF रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी बने। और वो ये मुकाम हासिल करने वाले पहले थाई पुरुष खिलाड़ी हैं ना? बिल्कुल। ये उपलब्धि इसलिए खास है, ये दिखाता है कि खेल की दुनिया कितनी बदल रही है और अब चीन, इंडोनेशिया या डेनमार्क के अलावा थाईलैंड जैसे देश भी बैडमिंटन के पावर हाउस बनकर उभर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 2025 की तस्वीर काफी दिलचस्प बन रही है। अब कुछ और घटनाओं को इसमें जोड़ते हैं जो इस तस्वीर को पूरा करती हैं। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत। हाँ, 1 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। ये वही चीते हैं जिन्हें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत भारत लाया गया था। तो सफारी की शुरुआत इस प्रोजेक्ट का अगला कदम था। हाँ, ताकि आम लोग भी इन शानदार जानवरों को देख सकें और संरक्षण के प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़े। लेकिन ये प्रोजेक्ट उतना सीधा भी नहीं रहा है ना? मतलब चीतों का भारतीय माहौल में ढलना एक बड़ी चुनौती रही है। और इसमें चुनौतियां तो हैं, लेकिन सफारी का शुरू होना एक संकेत है कि अधिकारी इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रतिबद्ध हैं और इसे सफल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वन्यजीव संरक्षण से अब समुद्री सुरक्षा की ओर चलते हैं। भारत और फ्रांस के बीच एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास हुआ, वरुण अभ्यास। ये भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच हर साल होता है और 2025 में इसका 23वां संस्करण अरब सागर में हुआ। हाँ, और इसमें फ्रांस के परमाणु शक्ति से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल का शामिल होना एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश था। रणनीतिक संदेश किस तरह का? देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का दबदबा बढ़ रहा है। ऐसे में भारत और फ्रांस की ये मजबूत समुद्री साझेदारी दुनिया को दिखाती है कि इस इलाके में वो मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। समझ गया। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स को एक बड़ा प्रदर्शन था। एग्जैक्टली।
आंकड़ा जो बताता है कि देश की तरक्की पर्यावरण और समाज के लिहाज से कितनी टिकाऊ है। सतत विकास रिपोर्ट 2025। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसे संयुक्त राष्ट्र का एक नेटवर्क जारी करता है और ये देखती है कि कोई देश गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे 17 लक्ष्यों पर कैसा काम कर रहा है। तो 2025 में भारत कहाँ था? 167 देशों की सूची में भारत 99वें स्थान पर था, 67 के स्कोर के साथ। 99वां स्थान? इसे हम कैसे देखें? क्या ये अच्छा है या बुरा? इसे एक आईने की तरह देखना चाहिए। ये दिखाता है कि भारत प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है, खास तौर पर पर्यावरण, असमानता और संस्थागत सुधारों के मामले में। मतलब ये एक रिमाइंडर है कि सिर्फ जीडीपी ग्रोथ ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो आज हमने 2025 के इन सभी अलग-अलग पन्नों को पलटा। राष्ट्रीय पुरस्कारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तक, आर्थिक आंकड़ों से लेकर खेल के मैदान की उपलब्धियों तक। और जब हम इन सब डॉट्स को जोड़ते हैं तो 2025 वाकई एक ऐसे साल के रूप में दिखता है जो महत्वाकांक्षा और आत्मविश्लेषण दोनों से भरा था। सही कहा। और इन सभी स्रोतों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या? आज के इस जानकारी से भरे युग में एक जागरूक व्यक्ति होने का सही मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ इन तथ्यों को याद रखना है कि भारत की रैंक 99 थी या रेपो रेट 5.50% था? या फिर इन घटनाओं के बीच के गहरे संबंध को समझना है? बहुत गहरा सवाल है ये। और ये स्रोत हमें उसी सोच पे छोड़ जाते हैं। एक तरफ हम एल्यूपेक्स मिशन के जरिए चांद तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो दूसरी तरफ सतत विकास रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि अभी धरती पर ही कितना काम बाकी है। एक तरफ हम खो को दुनिया में पहचान दिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव से भी जूझ रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि एक देश के तौर पर या एक व्यक्ति के तौर पर भी हम इस संतुलन को कैसे साधते हैं? सितारों पर नजर रखने और पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाए रखने के बीच का संतुलन। हाँ, इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।